उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर दो महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया है। इस घटना से विधानसभा के बाहर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में सुनवाई नहीं होने से परेशान अमेठी की दो महिलाएं यहां पहुंच गईं और खुद को आग लगा ली। आग लगते ही दोनों महिलाओं की चीख पुकार सुनाई दी और खुद को बचाने के लिए दोनों इधर उधर भागने लगी। दोनों महिलाओं में से एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर की हैं, जहां पर दो महिलाओं ने खुद को आग लगा ली। अब तक की जानकारी ये है कि जमीन विवाद में इन महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही थी। अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर ये परेशान हो गई थी। इसके बाद ये महिलाएं प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची और विधानसभा के बाहर खुद को आग लगा ली। इन दोनों में से एक की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। विधानसभा के बाहर जैसे ही इन महिलाओं ने खुद को आग लगाई, वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे विधानसभा की सुरक्षा में, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इन महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। असम में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाढ़ की चपेट में आने से 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 28 से ज्यादा हिस्सा भीषण बाढ़ की वजह से पानी में डूबा है। राज्य के 33 जिलों में से 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की तस्वीरें कामरूप जिले की हैं। यहाँ दूर दूर तक पानी का कब्जा है। खेत, खलिहान, मकान और स्कूल सब पानी में डूबे हैं। बाढ़ में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ की वजह से बेघर हुए कई लोगों ने सड़क किनारे तंबू गाड़ दिए हैं और वहीं गुजर बसर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं और प्रशासन से मदद का इंतजार कर रहे हैं। पानी आज 3-4 दिन से हो रहा है घर में, और जो ज्यादा समस्या है पानी का, सारा सामान तो ऐसे डूब गया है, सब कपड़ा उपड़ा सब डूबा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित 27 जिलों में लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। धुबरी में सबसे ज्यादा करीब 9 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद बारपेटा में करीब 5 लाख और गोलपारा में 4 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 113 नावों से 2737 लोगों को बचाया है। खाना पीना भी मुश्किल हो गया, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब पैसा तो नहीं मिल रहा है। पैसा कहाँ का हाजिरा नहीं हो रहा है, अभी बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा, सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी अधिकारियों के मुताबिक ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 7 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं और 12 जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से राज्य के बड़े हिस्से में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में 27 जिलों के 3218 गांव डूब चुके हैं और 1,30,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। जिला प्रशासन ने करीब 750 राहत शिविर बनाए हैं। यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। इंसान ही नहीं, बाढ़ ने जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल में डाल दी है। यही वजह है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां मौजूद जानवरों को भी देखा। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने प्रशासन को निर्देश दिए कि बाढ़ के दौरान जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। और बरसात के इस मौसम में उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आसमान से बरसते भारी पानी ने इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के गांव में हाल और भी बुरा है। वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। इलाके में बाणगंगा, राप्ती और घोगी समेत कई नदियां होकर गुजरती हैं, जिनके बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। किसानों की फसलें डूब गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोजी रोटी और रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकलने वाले लोग, सब अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबकर आवाजाही कर रहे हैं। हम लोग का कोई वो नहीं है, परेशानी बहुत ज्यादा है। हाँ, आने जाने में कोई नाव नहीं है, ना कुछ है। छोटे बच्चों को गोद में उठाए अपने सामान को पीठ पर लादे लोग नदी में लगभग डूब चुके पुल को पार करते हुए दिखाई दिए। पुल को पार करने के दौरान हालात ऐसे होते हैं कि जरा भी पैर इधर उधर पड़ा तो डूबने का खतरा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसीलिए खतरा उठाना पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर जिला भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। बरसात में हर साल यहाँ बारिश का पानी विकराल रूप ले लेता है। बाढ़ की तैयारी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हर साल लोगों को इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है। और ये राप्ता नदी है, ये चारों तरफ से हमारा जो है रास्ता, चारों तरफ अगर मतलब गांव में पानी आ गया तो हमारा सारा रास्ता कट जाता है, यानी बंद हो जाता है। कहीं से भागने का कहीं जुगाड़ है नहीं कि मतलब कहीं अगर बाढ़ आ जाए
या कहीं भाग के अगर रह लो तो ऐसा भी नहीं है। जिले में अभी बाढ़ तो नहीं आई है, लेकिन जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। हालांकि अफसर प्रशासन के पूरी तरह अलर्ट होने का दावा कर रहे हैं। अभी रिवर कोई डेंजर मार्क मतलब 1 या 2 बार बीच में खतरे के निशान तक पहुंची जरूर थी, पर अभी कभी क्रॉस नहीं किया, ना अभी उसके ऊपर चल रही है। अफसरों और सरकार के वादे अपनी जगह हैं, लेकिन गांव के लोगों को इंतजार है कि सरकारी मदद समय रहते मिल सके। जिस नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि अब बाढ़ की चपेट में सिद्धार्थनगर भी आ जाएगा, जिसके चलते तमाम गांव ऐसे हैं जहां पानी पूरा भरा हुआ, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि लोगों को पानी में हल्के खाने पीने के सामान लाना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई के सहारे अस्पताल में पहुँचाया जाता है। इस समय स्थिति सिद्धार्थनगर जिले की भयावह दिखाई दे रही है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को 4 दिन की फौरी राहत दे दी है। पायलट खेमे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर मंगलवार यानी कि 21 जुलाई की शाम तक अपने नोटिस पर कोई भी कार्रवाई न करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। वहीं स्पीकर की ओर से दलील रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पायलट खेमे की याचिका को तुरंत खारिज करने की अपील की। सचिन पायलट खेमे की संशोधित याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद को लेकर एक वीडियो ट्वीट कर सवाल उठाया कि आखिरकार चीनियों ने यही वक्त क्यों चुना। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा मुख्य रूप से विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के विश्वास पर टिकी है, लेकिन पिछले 6 साल में इन हर मामले में देश फेल हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि मुठभेड़ फर्जी नहीं थी। सरकार ने कहा कि विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चला दी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही AK-47 राइफल भी बरामद की है। वहीं इस एनकाउंटर के दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए। मुंबई में कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने रेमडेसिविर दवाई को 4 गुना दाम पर बेचने के आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपी और 30,000 के इनामी प्यारे मियां को भोपाल के जिला कोर्ट में पेश किया गया। प्यारे मियां को पुलिस श्रीनगर से फ्लाइट से भोपाल लेकर आई थी, जहां वो होटल में छिपा हुआ था। शेयर बाजार शुक्रवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 548 अंक उछलकर 37,020 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने 161 अंक की छलांग लगाई और 10,901 पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात हुई 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले की जांच कर रही SIT ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। बिकरू कांड की जांच के लिए योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अगुवाई में SIT बनाई है। छानबीन शुरू कर दी। कानपुर के चौबेपुर थाने के अंतर्गत आने वाले बिकरू गांव में पहुंची जांच टीम ने 2 जुलाई की रात हुई घटना का नाट्य रूपांतरण किया। इस दौरान FSL की टीम भी साथ रही। कानपुर IG मोहित अग्रवाल और SSP दिनेश कुमार प्रभु की निगरानी में पुलिस टीम ने अलग अलग जगह पोजीशन लेकर क्राइम सीन दोहराया। इस दौरान FSL टीम उस जगह भी गई जहां गैंगस्टर विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। IG ने बताया कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। ठीक है, अभी जांच चल रही है, इसमें अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी टीमें काम कर रही हैं और जितने भी शेष सदस्य इस केस में अभी रह गए हैं अति शीघ्र इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ 6 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि 21 नामजद में से 6 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस केस में गिरफ्त में आए विकास दुबे के सहयोगी शशिकांत पांडे की पत्नी मनु को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। बिकरू गांव की घटना के बाद मनु के कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
शशिकांत के साथ ही उसकी पत्नी मनु ने पुलिस को शूट आउट का आंखों देखा हाल बताया है और पुलिस को सहयोग करने की बात कही है। इस बीच चौबेपुर पुलिस ने राहुल पाल नाम के उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी जेसीबी मशीन 2 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे ने जबरन सड़क पर खड़ी करवा दी थी। साफ है, गैंगस्टर विकास दुबे के कहने पर ही बिकरू गांव में पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी मशीन सड़क पर लगाई गई थी। ड्राइवर राहुल पाल ने 2 जुलाई की रात की घटना का खौफनाक मंजर भी बताया कि कैसे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। छत पे चढ़ा, 8-10 मिनट बाद देखा वहाँ फायरिंग होने लगी। जब साथ फायरिंग होने लगी तो ये नहीं, हम बहुत तेज डर चुके थे। कम से कम 15 मिनट तक फायरिंग हुई। ड्राइवर के बयान से साफ है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस वालों पर हमला किया था जिसमें सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि इन एनकाउंटर को फर्जी करार नहीं दिया जा सकता। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया है कि विकास दुबे और उसके साथियों का एनकाउंटर सही है और इन्हें फर्जी कहना बिल्कुल गलत है। यूपी सरकार ने बताया कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया है। 10 जुलाई को विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी सरकार ने जवाब दिया कि विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई थी। विकास दुबे को शुरुआत में पुलिस की ओर से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग विकास दुबे पर करनी पड़ी। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए विकास दुबे पर गोलियां चलाई क्योंकि वो सरेंडर करने के बजाय लगातार पुलिस पर हमला कर रहा था, जैसा कि उसने पहले भी किया था। सरकार ने यह भी कहा कि रास्ते में विकास दुबे की कार के साथ हुआ हादसा बिल्कुल वास्तविक था। यूपी सरकार मामले की न्यायिक जांच करवा रही है, इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि न्यायिक जांच के अलावा एक एसआईटी की टीम भी 10 जुलाई की घटना की जांच करेगी। यूपी सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह मामला हैदराबाद एनकाउंटर मामले से पूरी तरह से अलग है और इस एनकाउंटर की जानकारी 24 घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दे दी गई थी। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़ी सभी तस्वीरें और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की सूची कोर्ट को दे दी। यूपी के लखनऊ में बिना मास्क पहनकर घूम रहे एक शख्स पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़कों पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम एक्शन में दिखी और जो भी बिना मास्क के दिखा उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हैदराबाद में अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स ने कोविड-19 की जांच का अभियान शुरू किया है। ये टीम घनी बस्ती में जाकर लोगों की मुफ्त में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों को सड़क पर बह रहे पानी से घुसकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे जान का खतरा बना हुआ है। असम के काजीरंगा में वन विभाग की टीम ने रिहायश में घुसे एक बाघ को पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग ने बाघ को जंगल में छोड़ दिया। आगरा में हरिपर्वत पुलिस ने 2 लोगों को 32,70,000 रुपए के प्रतिबंधित हो चुके 500 और 1000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी नोट बदलवाने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एनी बुलियन कंपनी चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी अजीत गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 40% रिटर्न का झांसा देकर 3000 लोगों को शिकार बना चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बाजार में तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन एक शख्स को इस तरह का कोई भी मास्क पसंद नहीं आया और उसने अपने लिए सोने का मास्क तैयार करवा लिया। हम बात ओडिशा के एक शख्स की कर रहे हैं। कटक के रहने वाले आलोक मोहंती ने खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सोने का मास्क तैयार करवा लिया। सोने के शौकीन मोहंती ने बताया कि सोने से जुड़े मास्क को तैयार होने में 22 दिन का वक्त लगा, जिसमें करीब 100 ग्राम सोना लगाया गया। इस मास्क की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आलोक मोहंती का कहना है कि उन्हें बचपन से ही सोना पहनने का बहुत शौक है। मोहंती सोने के मास्क के अलावा भी काफी सोना पहनते हैं। वो सोने की चेन, सोने के ब्रेसलेट, अंगूठी और घड़ी भी पहनते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी टोपी में भी सोना जड़वाया हुआ है और अब
वो सोने के नए एक्सपेरिमेंट के साथ सामने आए हैं। चूंकि मास्क पहनना इस वक्त जरूरी है, पूरे देश में अनिवार्य है, तो उन्होंने सोने का मास्क ही बनवा लिया। इस मास्क की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है, जिसमें 100 ग्राम सोना लगाया गया है। भारत में हर दिन कोरोना वायरस के नए केस रिकॉर्ड संख्या में सामने आ रहे हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 34,956 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। इस दौरान 687 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत भी हुई है। इस तरह देश में कोविड-19 से 10,03,832 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 8,641 नए मरीज सामने आए हैं और इस बीच 266 लोगों ने महाराष्ट्र में दम भी तोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,549 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 69 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में 4,169 नए केस आए हैं और 104 लोगों की कर्नाटक में मौत हुई है। वहीं इस बीच देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर हरियाणा के रोहतक से एक अच्छी खबर आई है। यहां पीजीआई में वॉलंटियर्स के ग्रुप को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। तीनों कैंडिडेट्स के शरीर ने वैक्सीन को आसानी से स्वीकार कर लिया। उन पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च जोखिम वाले इलाकों में सैंपल कलेक्ट करने के लिए 53 बसें लॉन्च की हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में अब तक ऐसी 102 बसों की तैनाती की जा चुकी है। 95 स्थानों पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से खबर आ रही है, जहां के मानेसर पहुंची है राजस्थान पुलिस की टीम और काफी जद्दोजहद के बाद राजस्थान एसओजी को होटल में घुसने की इजाजत मिली है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जो अपडेट है ताजा, उसमें यह है कि एसओजी की टीम को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर गई एसओजी की टीम और जो वो इंक्वायरी करना चाह रहे थे, पूछताछ करना चाह रहे थे, उसके बाद राजस्थान की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम वापस चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो राजस्थान की सियासत है वो गरमा रही है और राजस्थान की सियासत की गर्मी अब हरियाणा भी पहुंची है। मानेसर में सचिन पायलट और उनके 18 समर्थित विधायक रुके हुए हैं। इस जानकारी के बाद राजस्थान एसओजी की टीम पहुंची थी, क्योंकि एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। पहले दिन से एसओजी इस मामले की जांच कर रही है और एसओजी ने ही इस मामले में खुलासा किया था और 2 लोगों के फोन सर्विलांस पर रखे गए थे। उसके बाद से बहुत सी डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं। उन्हीं डिटेल्स को फॉलो करते हुए एसओजी की टीम अब पहुंची मानेसर के होटल में और यहां पर एसओजी की टीम पूछताछ करना चाहती थी, अंदर जाना चाहती थी। शुरुआत में गतिरोध हुआ हरियाणा पुलिस के साथ, लेकिन आखिरकार इजाजत मिली और जो जानकारी जुटाना चाहती थी राजस्थान एसओजी, उसके बाद वो वापस राजस्थान लौट गई। और अभी एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।